मिनिस्टर साहब ऑब्वियसली जिस तरह वो है, उन्होंने कहा है कि इस इस्लामाबाद क्लब को या किसी और बिल्डिंग को आप कर लें। मरियम सफ्दर ने और बिलावल ने मौलाना फजल रहमान साहब की जेब काट की है। बिलावल भुट्टो साहब, क्या आपको गारंटी है कि कोई इंटरफेयर नहीं होगा? पूछा गया कि 10 और 15 अरब रुपए की गन्ना कहा गई, तो उन्होंने कहा जी सीएजी को कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे ने भी बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है और ये भी पूछ रहे हैं गफूर हैदरी साहब बिलावल साहब से कि क्या आपके पास कोई गारंटी है कि किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी अगर तहरीक अदम एतमाद आती है। और उधर से सिंध के अंदर भी अब हलीम आदिल शेख साहब तैयारी कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत के खिलाफ वो भी तहरीक अदम एतमाद मूव करने का इरादा रखते हैं। तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने राब्ते किए हैं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ और मियाँ नवाज शरीफ के साथ। और PDM की तहरीक को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने के लिए जो लाया अमल है उस पर आज बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है तीनों बड़े रहनुमाओं के दरमियान। और इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी तरफ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म की कि जिन्होंने काबीना के अंदर आज ये कहा कि ब्रॉडशीट वाला जो मामला है इससे हर सूरत में मंतकी इंजाम तक पहुँचाना है ताकि वो नाम सामने आ सके, वो किरदार सामने आ सके जिन्होंने पाकिस्तान को फाइनेंशियली बड़ा नुकसान पहुँचाया। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने जस्टिस अजमत सईद शेख के नाम पर वो डट के हैं कि यही तहकीकाती कमेटी के सरबराह होंगे, ऐसा क्यों है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, कतरी ख़त के बाद एक चीनी ख़त भी आज सामने आ गया है। शहबाज शरीफ साहब अपने दिफा में चीनी कौंसल जनरल का ख़त ले आए हैं और क्या ये ख़त उन्हें बचा सकेगा, उनके ख़िलाफ़ जो एहतसाब हो रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम बात करेंगे भारत के यौम जमहूरिया के हवाले से। आज भारत के अंदर यौम जमहूरिया की परेड के बजाय वहाँ पे हम देख रहे हैं टैंकों की परेड के बजाय किसानों के ट्रैक्टर्स की परेड हो रही है जो वहाँ पे एहतजाज करें। लाल किले पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। और साथ ही साथ भारत का जो एक घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया है। आइन तो सेकुलर इंडिया की बात करता है लेकिन इंडिया इस वक्त RSS के ज़ेर साया इंतहा पसंद इंडिया बन चुका है। ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें पहले इससे में ज्वाइन किया है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और वज़ीर आला पंजाब की मोहम्मद खसूसी बराए तलात हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली हैं और सीनियर रहनुमा हैं। और फैसल करीम कुंडी साहब सेक्रेटरी तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर साहबा, ये PDM की मूवमेंट जो है ज़ाहिर है इसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव तो आता है लेकिन हुकूमत तो बिल्कुल ही अब इस तरह की बातें करना शुरू हो गई कि बिल्कुल ख़त्म हो गई, ये मूवमेंट बिल्कुल नाकाम हो गई। अभी तो बड़े मराहिल आने इस पर, ज़ाहिर है थोड़ी सी PDM ज़रा प्रेशर में ज़रूर है कि सेनेट का इलेक्शन लड़ने का फैसला भी हो गया है, ज़मीनी इंतखाबात भी लड़ रहे हैं, मिल के लड़ रहे हैं। लेकिन आज बड़ी डिस्कशन हुई है मौलाना की आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ के साथ कि दोबारा से एक नए जज्बे के साथ फिर से आगे आना है और हुकूमत को हर सूरत में गिराना ही गिराना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, शुक्रगुजार हूँ आपकी मैं। देखें, बात यह है कि इस वक्त PDM का जो बयानिया है, जो उनका अब तक का अमल है और जो ओवरऑल उनकी हिकमत अमली है, वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बुरी तरह नाकाम हुई है। और ख़ास तौर पे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने जा रहे थे उन्होंने आपस में एक दूसरे पे अदम एतमाद कर दिया और ये हुकूमत पे अदम एतमाद लाते लाते अब एक दूसरे से मुँह छुपाते फिर रहे हैं और वो एक बद एतमादी की फ़िज़ा जो है उस तरह से अपोजिशन के बयानिए को अपने देखिए राब्ते होना और उन राब्तों के साथ अमल होना और हिकमत अमली का निचली सतह पे अमल होते नज़र आना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बातचीत तो होती रहती है, बातचीत तो आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहते हैं, कंसल्टेशन होती रहती है। देखना ये है कि उसको हिकमत अमली में बदल के हुकूमत को घर भेजने का जो अज़्म था, जो जज्बा था, जो जुनूनी कैफियत थी PDM की, वो मांद पड़ गई है। अब उन्हें अपनी पड़ गई है। तो अब जब अपनी पड़ गई है तो जब अपनी पड़ती थी तो बिल्ली अपने बच्चे अपने पाँव के नीचे ले लेती थी। तो अब जब अपनी पड़ी है तो मौलाना फजलुर रहमान जो है
वो इस वक्त जो है वो बाकियों को अपने पंजू के नीचे लेने के लिए बेचैन है, क्योंकि अब नैब ने जो उनके असासों के हवाले से और इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एप्लीकेशन दी है फॉरेन फंडिंग में कि ये आए थे हमारा तमाशा देखने, तो ये खुद जो है वो इस वक्त उस कुएं में गिर गए हैं जहां हमें गिराना चाहते थे। तो ये तमाम वो इश्यूज हैं जिस पे इस वक्त अपोजिशन जो है वो खुद अपने स्याद में अपने जाल में स्याद खुद फंस गया। ठीक है, मियां जावेद लतीफ़ साहब, जो डॉक्टर साहब बात कर रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें कर रहे थे, खुद एक दूसरे पर अदम एतमाद की सूरत में ये सारी तहरीक आपकी पहुंच चुकी है इस मरहले पर, और मौलाना फजल रहमान का उन्होंने जिक्र किया कि वो खुद बड़े फंस चुके हैं और उनकी पार्टी के ही आज जो साबिक तर्जुमान थे हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, वो आज ही मौलाना को वार्न कर रहे हैं कि बिलावल साहब और मरियम साहबा ने आपके साथ जो है ना बड़ा धोखा किया, आपकी जेब काट ली उन्होंने। ज़रा सुनाए जी वो इस बारे में क्या कह रहे थे। PDM के 20 सितंबर के फैसलों को मोहतरमा मरियम सफ्दर ने और उसके साथ बिलावल ने न सिर्फ वीटो किया, बल्कि यूँ मालूम होता है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जेब में जो इस्तीफ़े थे अपनी पार्टी के, उनकी जेब भी उन्होंने काट दी है। जी मियां जावेद लतीफ़ साहब, ना लॉन्ग मार्च हुआ, ना इस्तीफ़े आए, ना हुकूमत गिराने के वाले से जो हकमत अमली थी उस पर अमल दरामद हो सका। हुकूमत तो देखें किस तरह कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है, आज कुछ भी नहीं, फारिग होगी PDM। देखें समर, बात यह है कि बदनसीबी है इस मुल्क की कि कैसे लोगों को मुसल्लत किया गया कि जिनको ना आइन का, ना कानून का, ना अवाम का, ना रियासती अदारों का, ना कोई तहजीब का, ना कोई रवायात का, किसी चीज़ का अदराक ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि अभी मेरी बहन जो बात कर रही थी और अल्फाज किस तरह चुन चुन के जुमले बनाए हुए थे कि ठीक है आप नौकरी कर रही हैं, आप सेनेट की उम्मीदवार भी हैं और हम आपके लिए दुआगो हैं, मगर आप ये तो कम से कम बताएं कि PDM को आप ये कह रहे हैं बड़े दबाव में है, आपके पास अदारे हैं भाई। आपने मौलाना फजल रहमान के गिर्द, उनकी फैमिली पूरी के गिर्द जिस तरह घेरा तंग किया है और जिस तरह आप उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसके बावजूद आप ये देखें कि जमातों को तोड़ना, जमातों के लोगों को दबाव में लाना, और मेरी बहन ने एक लिस्ट फराहम किया, इन्होंने मेरा भी नाम लिया था कि 50 लोगों की लिस्ट है, उसमें फलां फलां लोग हैं, उसमें मेरा जिक्र किया। मैं अपनी बहन से गुजारिश करूंगा कि यकीनन आप सबके खिलाफ जो ऊपर से आपको लिस्ट आती है आप करें, लेकिन पाकिस्तान के कोई अदारे रहने दें। लेकिन वो मियां जावेद लतीफ़ साहब, आज चेयरमैन नैब भी आज इस पे बोले हैं, ये जो उन पे बात होती है, उंगली उठती है कि जो नैब का इदारा है वो सियासी इंजीनियरिंग का मरकज बना हुआ है, वो टूल बना हुआ है। आज वो उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया है, वो कहते हैं चैलेंज दे रहे हैं कि सियासतदानों को कि आए मेरे खिलाफ कोई चीज़ निकाल के ले आए, मैं मुस्ताफियों के घर चला जाऊँगा। ज़रा सुन लें आप वो क्या चैलेंज दे रहे हैं। ज़रा किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कोई सवाल नहीं। प्रेसिडेंट साहब, मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर पार्लियामेंट का कोई मेंबर, सूबाई असम्बली का कोई मेंबर ये कह दे कि जावेद इकबाल कभी उससे मिला है और उसने कहा कि नहीं जी इस पार्टी में आप क्या कर रहे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, एक मिसाल भी ऐसे सामने आए तो मैं दोबारा आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं दफ्तर जाने के बजाय मैं यहाँ से घर चले गया। नैब तक सियासत से कोई कंसर्न नहीं है। मियां साहब, वो चेयरमैन नैब भी चैलेंज दे रहे हैं कि ले आए, कोई डिटेल्स ले आए, तफसीलात ले आए, मैं घर चला जाऊँगा। समर, मैं अगर बात करूंगा ना तो मेरी बहन बात करेंगे या PTI के बाकी लोग बात करेंगे कि इसका नाम या इसकी इन्वेस्टिगेशन नैब हो रही है इसलिए ये बात करते हैं। मैं तो इससे बढ़ के ये बात करता हूं कि क्या पाकिस्तान की अदलिया जो है वो नैब के बारे में क्या कह रही है। समर, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो कहूंगा तो शिकायत होगी। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान से बाहर ब्रॉडशीट कंपनी क्या कह रहे हैं, ब्रॉडशीट कंपनी जिसको ये बड़ा पवित्र समझते हैं, हालांकि बड़ा फ्रॉडिया है वो और फ्रॉड कंपनी है वो। इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि वो कह रहे हैं कि कमीशन लेने के लिए शहजाद अकबर आए। ब्रॉडशीट कंपनी का आप लंदन हाई कोर्ट में केस लेके गए। मियां साहब, मैं ब्रॉडशीट की तरफ आऊंगा, लेकिन मुझे सिर्फ जरा मुख्तसरन जरा ये PDM के वाले से जो मामला चल रहा है इस पे तो
क्या होगा, यानी कि कब आप अपने एक्शन प्लान की तरफ आएंगे? सारे सवाल आपने एक सेकंड सारे सवाल आपने मियां साहब से करने हैं। आपकी तरफ आ रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा बीबी जरा अपना फरदौस बीबी इन्हें कल इन्हें प्या करो, मतलब हुकूमत जे सबर करया करो, छड़िया करो इन चीज़ों को, थोड़ा हौसला करो। मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो पीडीएम के हवाले से भाई हम क्यों परेशान हैं? आप किस तरह का दबाव डाल सकते हैं? आपने 2.5 सालों में जो कुछ करना था आपने कर लिया। आप क्या हमें ये बताएंगे प्राइम मिनिस्टर या उनके वज़रा या उनके मामले खसूसी ये कहेंगे कि कौन सी डेट को आपने इस्तीफे देने हैं, कौन सी डेट को आपने लॉन्ग मार्च करना है, आपने ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है, आपने ये सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ना? भाई ये तो फैसला लेकिन डेडलाइन तो मियां साहब आपने दी थी ना, डेडलाइन तो पीडीएम ने दी थी 31 जनवरी की, जिसमें सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए। समर पता ही क्या होता है, तहरीकों में कभी कोई चीज आप फाइनल करके घर से नहीं निकल सकते। अगर तो एक आप किसी इशारे पर हो, आप उसमें ये चीजें तय करके निकलते हैं कि फलां डेट को ये खत्म हो जाएगी, फलां डेट को ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, मगर आप किसी इशारे और किसी साए के बगैर तहरीक चला रहे होते हैं, उसमें कई मोड़ आते हैं जिसको आप आगे पीछे करते हैं। मगर ये एक गोल जो हमने करना है, तो इस हुकूमत को खत्म करना है, अवामी ख्वाहिश, ठीक है, क्या उससे हम दस्तबरदार हुए? ठीक है मियां साहब, आपका पॉइंट आ गया है। बहरहाल तहरीक जब शुरू होती है तो उसकी नोक पलक सिर्फ सीधी की जाती है, कहीं ऊंच नीच आ जाए। यहाँ तो पूरी तहरीक ही लॉन्च पहले होती है, बाद में तरतीब उसकी बाद में सेट की जा रही है। फैसल करीम कुंडी साहब, अब आज आप ही के अपने जो यानी कि पीडीएम की सरबराह जमात है, मौलाना साहब, उनकी पार्टी से सवाल उठ रहा है आपसे, पीपल्स पार्टी से, कि क्या आपके पास दाने पूरे हैं, यानी नंबर गेम पूरी है? जो आप अदम एतमाद की तहरीक की बात करें, वो एक गारंटी का भी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो गारंटी है कहीं से कि मुदाखलत नहीं होगी? जरा मैं आपको सुना देता हूँ, गफूर हैदरी साहब क्या कह रहे हैं इस बारे में। बिलावल भुट्टो साहब ने इस राय का इजहार किया है कि तहरीक अदम एतमाद, तो हम उनसे पूछेंगे कि तहरीक अदम एतमाद हम सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ भी लाए थे, तो अब जब तहरीक अदम एतमाद हम यहाँ कौमी असम्बली में पेश करेंगे वज़ीर आज़म के खिलाफ, तो सबसे पहली बात यह है कि क्या हमारे दाने पूरे हैं? क्या आपको गारंटी है कि कोई इंटरफेयर नहीं होगा? जी फैसल करीम कुंडी साहब, नून लीग भी आपसे यही सवाल कर रही है, जेयूआई भी आपसे यही सवाल कर रही है कि क्या कोई गारंटी है कि मुदाखलत नहीं होगी और इस तहरीक अदम एतमाद का हाल भी उस जैसा नहीं होगा जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, देखें, आपने कहा कि सवालों और आपने गफूर हैदरी साहब का भी क्लिप चलाया। देखें, हमारी एक तजवीज़ है, चेयरमैन बिलावल साहब की एक तजवीज़ है कि अदम एतमाद की तहरीक का भी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि अगर आप देखें जो हमारा एक चार्टर बना है जब पीडीएम बनी थी, उसमें था कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम हुकूमत का हर सूरत में मुकाबला करेंगे। बिल्कुल। देखें, जहाँ तक मेंबरान की बात है, मेंबरान की आदाद और शुमार जो है या मेंबरान पूरे हैं या नहीं है, तो वो तो इंशाल्लाह जब पीडीएम की लीडरशिप की मीटिंग होगी उसमें चेयरमैन साहब जो है बिलावल साहब अपनी ब्रीफिंग देंगे, अपना उनको बताएंगे क्या चीज़ है। अच्छा। और जहाँ तक बात है कि मौलाना साहब कर रहे हैं कि जी क्या गारंटी है, देखिए गारंटीज पे चीज़ें नहीं होती हैं। मौलाना साहब जो है मैं समझता हूँ कि उनको इस चीज़ का होने के क्या वो गारंटी से बात करते हैं, क्या फिर अगर माजी में अगर लॉन्ग मार्च हुआ था या इन्होंने इस्लामाबाद मार्च किया तो किसी गारंटी पे किया था? देखिए वो तो चेयरमैन सेनेट वाले एपिसोड की तरफ इशारा कर रहे हैं ना कि वहां भी नंबर ज्यादा होने के बावजूद आपके साथ हो चुका है, तो यहाँ तो नंबर भी पूरे थे आपके पास। उसमें देखें, हम समझते हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, सेलेक्टर्स का हाथ था, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी तो आपके बंदे हुए ना सर। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीटीआई क्लेम करती है कि तमाम जमातें जो हैं वो बहुत ही जो है गलत जमातें हैं और हम बड़े ईमानदार लोग हैं, और 20 MPs को भी उन्होंने निकाला था, जिनमें कुछ लोगों ने कहा कि शायद हमने वोट नहीं भेजा था। मुझे नहीं पता कि उनके पास कौन सा जादू था कि उन्होंने बताया कि ये 20 मेंबर थे, वो उनका अपना अंदरूनी मसला है। तो अगर इखलाकी जुर्रत है पीटीआई में तो हमें बता दें कि 14 मेंबर्स थे जो हमने खरीदे थे, जिसपे जो पहले ये लान तान करते कि ये खरीदो फरोख जो है वो हराम है और पता नहीं क्या क्या लखवा देते, जो कि मैं बोलना भी पसंद नहीं करता। तो क्या वो 14 मेंबर्स हमें बता सकते जिनकी इन्होंने खरीद व फरोख्त की
वो क्यों बताएंगे? वो क्यों बताएंगे? अभी आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, फिर उन्हें खरीदने पड़ सकते हैं, फिर उनकी जो लॉयल्टी जो है खरीदनी पड़ सकती है। आपको अपने अंदर आइडेंटिफाई करना होगा कौन बंदा है जो लॉयल नहीं है, वो देखिए वो जो दबाव में आ जाता है। ठीक है, वो फिर ये बातें न करें कि हम बड़े पाक साफ लोग हैं, मदीने की रियासत के हैं, फिर हम फलाना है। सिंध में भी आपके खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही है, बाय द वे पीटीआई भी तैयारी कर रही है हमारे खिलाफ। हाँ बिल्कुल वेलकम, हम उनको वेलकम करते हैं। ये देखिए जमहूरी हक है, हम भी करें, ये सिंध हुकूमत में करें, हमारा हक है कि हम केपी में करें, हम पंजाब में करें, हम फेडरल में करें। ये मतलब है कि ये भी कर सकते हैं सेंट में, ये जमहूरी हक है। जहां तक आपने एक क्लिप सुनाया चेयरमैन से, उसका अपना नैब का, उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करूं। देखिए चेयरमैन नैब का काम नहीं चैलेंज करना। चेयरमैन नैब के पास मैं खुद गया था बीआरटी के हवाले से, और उन्होंने मुझे कहा था, अगर वो सुन रहे हैं आज, मैं उनके जवाब का बहुत मुंतजिर हूं, आज तक उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था, मेरे साथ पार्टी की तंजीम थी, मेरे पार्टी के सूबाई सदर भी थे और बाकी भी थे। उन्होंने कहा था कि मैं हर बार पढ़ के आपको जवाब दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज को उन्होंने जवाब भेजा था। ये जवाब देना चाहिए चेयरमैन नैब को। उन्होंने एक बात और की थी कि ये हक नहीं बनता कि मैं पहले उन लोगों का एहतसाब करूं जिन्होंने 35 साल हुकूमत की है। तो मेरा जवाब ये था कि फिर उन लोग हक नहीं बनता जो कि 35 साल पार्टियां बदल के उसी हुकूमत में करके दूसरी पार्टियों में गए। डॉक्टर साहब, आप हिट बैक करेंगे पीटीआई, जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि सिंध के अंदर भी तैयारी हो रही है। हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं कि हम भी वहां पे तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे सिंध हुकूमत के खिलाफ भी। ये सिर्फ एक सियासी जवाब है या कोई अमलन आपको टफ टाइम देने जा रहे हैं सिंध हुकूमत को? वैसे तो बड़ी रिफ्ट चल रही है, मुराद अली शाह साहब की, अली जैदी की, प्राइम मिनिस्टर की, बड़ा एक टफ माहौल चल रहा है वहां पे। समर, पहली बात तो यह है कि पीडीएम की दोनों जमातें जो हैं वो उनका अपने मौक़िफ़ लिया और उन दोनों जमातों का जवाब जो है ज़ाहिर है हुकूमत को देना है, तो इसलिए टाइम आप उसको बैलेंस करें। बात यह है कि जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने सारा का सारा जो आप बीती सुनाई और मुझे उनकी तकलीफ़ का, उनके दर्द का और उनकी मुश्किल का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि वो इस वक्त किस करब से गुजर रहे हैं और उनका वो ज़ाती दर्द जो है किस तरह आवाम के दर्द में डाल रहा है। और वो एंटी करप्शन के पर्चे हों, वो नैब के असासों के केस हों, वो फैक्ट्रियों पे कब्ज़े हों, वो मिलों पे हों, वो सरकारी अराजी पे नाजायज़, जिस तरह से भी उनका एक अपना मजाज है। लेकिन वो बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि ये वक्त भी आना था कि किसी ने सिटिंग एमएनए से पूछना था कि आपने ये सरकार की ज़मीन पे कब्ज़ा क्यों किया, और अगर किया तो उसको छुड़ाने के लिए बाकायदा FIR होनी थी। ये वाकई बहुत मुश्किल वक्त है उन लोगों के लिए जिन्होंने इससे पहले जो है वो सियासत, रोज़गार और कारोबार के लिए की है। वो अदालत का स्टे भी आ गया उसके बाद बुरी घड़ी है। तो सिर्फ और सिर्फ उसमें सिर्फ हमें तकलीफ़ इस बात की है कि जिनको कौम ने राहबर समझ के चुना वो राहजन बन के लूटते रहे। और इस वक्त हम कोलीग्स हैं, फैसल कुंडी हो या मियाँ जावेद लतीफ़ हों, हम कोलीग हैं, हमारा किसी से ज़ाती अनाद या दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारा नज़रियात का इख्तलाफ है। और अगर मियाँ साहब को इस हवाले से कोई परेशानी मेरी किसी स्टेटमेंट से हुई है तो मैं ये समझती हूँ कि मैं ये जो रूल ऑफ लॉ है, जो इस वक्त एंटी करप्शन के अंदर या नैब के अंदर उनका नाम मैंने नहीं डाला। मेरे पास जो लिस्ट आई जिसमें उनके खिलाफ FIRs, और वो सिर्फ ये नहीं है, वो नून लीग की मेन लीडरशिप है जो इंतज़ामिया के साथ मैच फिक्स करके इस मुल्क के वसाइल पे काबज कर रहे। आपने सिर्फ शिकों का ही जवाब दिया, मियां साहब ने आपके सेनेट में आने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया था बाय द वे। जी, मैं शुक्रगुजार हूँ उनके लिए। मैं सेनेट हल्के की पॉलिटिक्स करती हूँ और सेनेट का आपको पता ही है कि वहाँ की तरजीहात क्या हैं और ये क़यादत ने फैसला करना है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहती हूँ कुंडी साहब को कि देखिए, आपने उन तमाम कोताहियों का जिक्र किया, उन तमाम बैकडोर करप्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र किया, और वो तमाम जो हमारे बकरा मंडी इलाके सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त का अमल है, आपने उसकी निशानदेही की। तो ये सारे अमल को बुरा समझते हुए, बुरा जानते हुए, इससे लातल्लुकी करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसको शफाफ बनाने के लिए एक आपको तजवीज़ दी है और आपके सामने उन्होंने एक प्रपोजल रखी है कि हम सेनेट का इलेक्शन जो है शो ऑफ हैंड के जरिए। ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई को अपने अंदर से खतरा भी है? ये शफाफियत तो ठीक है,
शफाफियत के साथ थोड़ा पीटीआई को कहा जा रहा है खतरा भी अंदर से। आपके कल भी एक 15 के करीब नाराज एमपीएस आपके सामने आए कि वो कह रहे हम सेनेट में वोट ही नहीं देंगे। गुलजार साहब से बड़े नाराज हैं वो, आपके पीटीआई के समर बात करने दें मुझे जी। बात ये है कि नीयतों का दारोमदार जो है ना, हर अमल का दारोमदार नीयत पे, और नीयत पे उंगली उठाना जो है ये वैसे जेब नहीं देता, क्योंकि ये एक गुड फेथ में हुआ और इस अमल को वंस फॉर ऑल, इस चोर दरवाजे को, इस डाकाजनी को, इस डकैती को रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है। तो अपोजिशन अगर चाहती है कि ये साफ शफाफ इलेक्शन जो है वो एक इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए सेनेट का जो इंतखाब है वो मुकम्मल हो, ठीक है, तो वो इस पे हमारी तईद करें, हमें सपोर्ट करें। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चूंकि अभी पेंडिंग है, जो आखिरी बात कुंडी साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनका हक है कि ये पंजाब में तरीके अदम एतमाद लाएं या जिस भी सूबे में लाएं, लेकिन देखना ये है कि ये जो अब इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो जमहूरी जदोजहद का फैसला किया गया है, पीडीएम के अंदर बाकी जमातें जो है वो उसकी पजीराई करे या ना करे, हुकूमत इसको कदर की निगाह से देखती है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा जो भी पार्लिमानी स्ट्रक्चर और सिस्टम है पॉइंट आ गया या ताकतवर है, हमें अपने इख्तलाफात आईनी और कानूनी अंदाज में पार्लियामेंट के अंदर निपटाना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, हम उसको आईनी तरीके से फेस करेंगे। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक पे जाना है डॉक्टर साहबा, मियां साहब आप ही हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ब्रॉडशीट वाले मामले पे। प्राइम मिनिस्टर चूंकि आज डट गए हैं कि जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ही इसको हेड करेंगे, उन पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन एतराज़ है PMLN को है, पीपल्स पार्टी को है। वो कैसे ये तहकीकात शफाफ अंदाज में आगे बढ़ेंगी जिसपे किसी को एतराज़ ना हो, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हुकूमत की तरफ से आज एक फ़ैसला सामने आया। फ़ैसला तो पहले हो चुका है, लेकिन खान साहब ने आज काबीना के अंदर कहा कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब ही ब्रॉडशीट से मुतल्लिक़ तहकीकाती कमेटी को हेड करेंगे, उन पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए और 45 दिन में इसकी तहकीकात सामने आएंगी। और खान साहब ने यह कहा है कि हर सूरत में ये तहकीकात मंतकी इंजाम तक पहुँचनी चाहिए ताकि पता लग सके कि किसने क्या किरदार अदा किया मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के हवाले से। इस हवाले से आज शिबली फराज साहब ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान क्या बताया, जरा सुन लें। इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि अपनी सिफारिशात दी थी और शेख अजमत सईद साहब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत एक कमीशन बनाया है जिसके कि वही सरबराह भी होंगे और एक शख्सी ये कमीशन होगा। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसकी तहकीकात कराएं और पूरी उस तक, चाहे वो सरे महल हो, चाहे वो और किस किस्म की भी चीज़ें थी जिसको के बाहर निकाल दिया गया या इस चीज़ को वो नहीं किया गया और जिसकी वजह से कौम को पैसे देने पड़े। इस मुल्क की माशी बदहाली में, इस मुल्क में कर्ज़ों का जो जाल बिछाया गया, ये सारी चीज़ें इसमें इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि ये 45 दिन के अंदर ये हमारे सामने बिल्कुल सामने आ जाएगी और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। ये डॉक्टर साहब सारी बात तो ठीक है, लेकिन एंड पे जाकर जो शिबली फराज साहब ने कह दिया इस मामले में PTI का कोई लेना देना नहीं है, ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया? अभी तो तहकीकात होनी है, अपील के मरहले पे क्यों नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इसका भी PTI ने जवाब देना है। जल्दी में जो रकम थी वो क्यों अदा की गई ब्रॉडशीट को, इसका भी सवाल PTI से होना है। वो खुद ही अपने आप को बरी जमा कर दिया उन्होंने, फिर सवाल तो ठीक उठता है। समर, बात यह है कि कभी आपने देखा कि किसी मुल्ज़म से पूछ के किसी जज की तैनाती की गई हो या उसके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम हो उसकी मर्ज़ी से इंक्वायरी कमीशन तरतीब दिया गया हो या ख़ुद ही जो है दोनों जमातों के, चूँकि उसके अंदर जो है वो सवालिया निशान हैं, दोनों पे इल्ज़ामात हैं और दोनों ब्रॉडशीट के हवाले से कहीं ना कहीं बेनिफिशरी रही हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया था।
ब्रॉडशीट का एक पेंडिंग इशू चल रहा था और एक साबका द्वार में इसके हवाले से जो केसेस थे, जो वहाँ पे असासों की तहकीकात और जो फिर उस कंपनी को हायर करके उनके साथ जो कमिटमेंट्स मुल्जिमों की फहरिस्त की जो बात हो रही है उसमें तो पीटीआई का नाम भी आ रहा है ना। और 2016 शरफ साहब से लेके आज तक तमाम मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अवार्ड चूंकि आपने आपके दौर में रकम उसकी पे की गई है, जल्दबाजी में पे की गई है, तो मुल्जिमान की फहरिस्त का तयन हुकूमतें तो नहीं करना ना। जल्दबाजी में आप मुझे ये बताएं कि 2016 में पीटीआई की हुकूमत थी जब ये अवार्ड जब हुआ, नून लीग की हुकूमत थी, कमजोर प्रोसिक्यूशन पे सवाल उठ रहा है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सबका किरदार इसमें कहीं ना कहीं आता है, तो तहकीकात के बाद डिसाइड होना चाहिए कौन है मुजरिम कौन है मुल्जिम। नहीं ऐसा नहीं है, आप हकायक को मजाक ना करें। जो स्टेट टू स्टेट और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कमिटमेंट्स होती हैं और इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर कहीं पे वो चैलेंज होती हैं, तो फिर हुकूमत वक्त जो है वो उनके ऊपर बाइंडिंग्स होती हैं, वो जवाबदेह होती हैं। जो बात आपने हकीकत तो है ना डॉक्टर साहब, एपेलेट फोरम होता है सेनेट, सॉरी एपेलेट फोरम होता है सुप्रीम कोर्ट, वहां अपील नहीं की गई ना। ये सवाल तो उठेंगे सारे तहकीकाती कमेटी के अंदर, और टीओआरस के अंदर है भी ये मामला कि अपील के हवाले से क्या पॉलिसी थी वो भी तहकीकात। कमीशन बन गया ना, समर कमीशन बन को मान ही नहीं रहे ना ये लोग, का भी उतना ही हक है, साहब को मान ही नहीं रहे, खान साहब डट के उन पे नहीं कमीशन वो अब वो जस्टिस अब्दुल कयूम जैसा कमीशन तो नहीं बनेगा ना, और वो ना जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब जैसा कमीशन बनेगा। अल्टीमेटली कोई ऐसा शख्स ही उस कमीशन में आएगा जिसको इशू पे ग्रिप और हकायक को जानता हो, ठीक है, और जो इससे पहले जो है रेलिवेंट इस इशू के साथ किसी ना किसी तरह अटैच रहा हो। तो ये इनको भी हक है, कमीशन बना है। अगर ये समझते हैं कि कहीं नाइंसाफी है, ज्यादती है, तो उस कमीशन में पेश हूं, अपना मुद्दा बयान करें, लेकिन साथ जवाब भी दें, हिसाब भी दें, तो ये भी कहते हैं कि तफसीलात भी दें, गवाहों की फहरिस्त में होना चाहिए, लाने के लिए लाए अमल भी बताएं। ठीक है, फैसल करीम कुंडी साहब, आज खान साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया, डिक्टेट नहीं की जाती ना टर्म्स कंडीशन। ठीक, फैसल करीम कुंडी साहब, आज खान साहब ने वाजे कर दिया कि अजमत सईद शेख साहब ही हेड करेंगे इस तहकीकाती कमेटी को, और 45 दिन के अंदर जो है इंक्वायरी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इसकी रिपोर्ट आ जाएगी सामने, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये भी कह दिया शिबली फराज साहब ने कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है पीटीआई का। क्या होगा फिर इसका, इन तहकीकात को मानेंगे आप? वो कह रहे हैं कि हमारा, हम तो बड़ी साफ एक नीयत के साथ ये तहकीकात कर रहे हैं ताकि पता लगे कि किसने क्या किरदार अदा किया। समर, मुझे एक बात याद है कि आप दूध की बात की, तो वही बात होगी कि दूध के रखवाले पे बिल्ले को अगर बिठा दिया जाए तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर। तो बात यह है कि हमेशा आप जो है वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने क्रिकेट खेली है थर्ड अंपायर को साथ मिला के, अंपायर को साथ मिला के, तो वर्ल्ड कप भी थर्ड अंपायर ने जिताया पाकिस्तान को। अजमत सईद साहब जो हैं, अगर आप देखें तो इनके अपने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है शौकत खान के, उसके बोर्ड के मेंबर हैं। अगर आप उनके बोर्ड के मेंबरान की अगर आप लिस्ट निकाल लें, आपके सामने भी होगी, और सोशल मीडिया पे कर रही है, उनमें 98 to 99% जो लोग हैं वो इन्होंने कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर रही है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे गया, जो बात कर रहे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मतलब ये है कि उन्होंने कहा अच्छा, सब बात करके आखिर में शिबली साहब कहते हैं कि हमारे से कोई लेना देना नहीं है, सारा फैसला सुना भी दिया और कहते हैं हमारा लेना देना भी नहीं उनके साथ। अब मैं शिबली फराज साहब को मैं क्या कहूँ इसके ऊपर कि मतलब क्या बातें करते हैं। दूसरी बात ये देखें, हम ये नहीं कहते, मैं आज भी कहता हूँ और मैंने आपके हर प्रोग्राम में, बाकी प्रोग्राम में, कि आप बिल्कुल एहतसाब करें, लेकिन एहतसाब जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप पीपल्स पार्टी से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप एहतसाब पर इंतकाम न करें। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी पीटीआई के नुमाइंदे से कहा था, आप मुझे पता है कि इमरान खान साहब चौधरी को देखें, वो आज ये जो आप बात करते हैं ना एहतसाब के बजाय इंतकाम हो रहा है, इस पर भी चेयरमैन नैब ने आज जवाब दिया। वो सिंध की गंदम का कोई हवाला दे रहे थे, जरा नाजरीन के लिए भी, आपके लिए मैं जरा ये प्ले कर दूं। चेयरमैन नैब ने क्या कहा, जरा वो सिंध की गंदम के बारे में कुछ कह रहे थे, सवाल हुआ था, जरा वो सुना दें जी। जहाँ सिर्फ गंदम की खुर्द बुर्द 10 और 15 अरब के दरमियान थी, जब पूछा गया कि 10 और 15 अरब रुपए की गंदम कहाँ गई, तो उन्होंने कहा जी चूहे भी तो खा जाते हैं। तो जब वो चंद मोटे चूहों को पकड़ा गया तो 10 से 15 अरब की रकम जो है 3 महीने के अंदर वापस आ गई। वो क्या कह रहे हैं चेयरमैन नैब?
देखिए, चेयरमैन नायब साहब को अगर सियासत करने का शौक है तो वो इस्तीफा दें और पीटीआई में शामिल होकर इलेक्शन लड़े, ठीक है। दूसरी बात ये है कि चेयरमैन नायब साहब करें, वो गंदम का इल्जाम था, वो पैसा रिकवर भी हुआ, इसमें सियासत का क्या सारे मामले? इन्होंने देखिए, अच्छा समर मुझे बात कंप्लीट कर देना, बीच में अगर इंटरप्ट करेंगे मुझे 2 मिनट दे दें, फिर आप जितने भी सवाल खुल के बात करें आप। देखिए, चेयरमैन नायब साहब मुझे ये बताएं कि उन लोगों में जिन्होंने इन्होंने रिकवरी की है उनमें कितने लोगों को इन्होंने फांसी चढ़ाया है, या अगर उन्होंने खुराक में गुदगुद किया है, हमारे गरीब आवाम के खुराक में गुदगुद किया है, कितने लोगों को फांसी चढ़ाया है? चेयरमैन नायब साहब कहते हैं कि देखिए, चेयरमैन साहब नायब ये कहते हैं कि इतना कमाओ कि हमें दे सको और अपनी जान छुड़ा सको और बस। ये तो लोगों को रागब कर रहे हैं कि करप्शन करें। कितने लोगों को सजाएं हुई है मुझे बताएं। ये कहते हैं हमने इतने अरब रिकवरी कर लिए, इतने सजाएं कितने लोगों को हुई है? आप अगवा बरत अवाम के इदारा बन चुके हैं। आप कहते हैं कानून ना पीटीआई ने बनाया ना नायब ने बनाया। देखिए, 10 अरब कमाओ, 1 अरब दो और जान छोड़ दो अपनी। ये मतलब आप लोग प्ली बारगेन का कानून क्या जावेद इकबाल साहब ने बनाया या इमरान खान साहब ने बनाया? 5 मिनट में करें। ये जो बैठे चलो देखिए, हमने तो पिछली हुकूमत में भी कोशिश की कि हम ये कानून, फिर दो साहब हमारे साथ थी, इनसे पूछे कि हमने कितनी दफा नून वालों को कहा कि करें, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये हो। वो उनकी गलती है, सियासी गलती उन्होंने की, जो भी किया की। हम तो चाहते थे कि ये चीज ना हो, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। हमने अपनी कमेटी बनाई, शायद गालिबन फिरदौस साहब उस कमेटी की मेंबर थी, हमारी काबीना की जो कमेटी बनी थी, और हमने मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के साथ डिस्कशन की कि हम इस चीज को खत्म करें, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकी, ठीक है। लेकिन अगर चेयरमैन नायब साहब इसकी स्टेटमेंट देंगे कि मैंने रिकवरी कर लिया, बताया हमने सजाएं कितनी दी हैं, ये इल्जामात लगाना बड़ा आसान बात है। कि अब मैं एक बात मैंने करना चाहता था, ये इमरान खान साहब चौधरी साहबान के मुतालिक क्या कहते थे कि डाकू है, ये है, आज नए दिन की इंक्वायरी खत्म कर दी है। क्या इमरान खान साहब ने माफी मांगी है कि मैंने चौधरी साहबान की किरदार कशी की है, उनको मैंने गलत लफ्ज़ दिए हैं? उनको चाहिए था कि वो माफी मांगे कि मैंने आपकी जो करेक्ट असैसिनेशन की है मैं उस पर आपसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि आप बड़े अच्छे लोग थे, क्योंकि नया बड़ा आजादी इदारा है, ठीक है, बकौल उनके, और आपकी इंक्वायरी बंद की है, तो आप ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि मुन्ना सिलाई को भी ये वफाकी वजीर बनाएंगे, जो कि जिस बात पे इनकी जो अभी जो है वो अड़ी हुई है, जो इत्तेहाद इनका जो है अभी अचकोले खा रहा है, एक मुन्ना सिलाई पे तो बना लेना, रिस्पॉन्ड कर दे। फैसल करीम कुंडी साहब ने इल्जामात की बुछाड़ कर दी आपने। यंगस्टर हैं, उनको बना ले, यंगस्टर आ जाएगा, क्या बात है? चले जवाब दे दें, ब्रेक पे जाना है। कुंडी साहब मुझे ये बताएं कुंडी साहब के जो इस वक्त नैब का सिंध और पीपल्स पार्टी या बाकी जमातों के हवाले से, उसमें हुकूमत के अरकान भी शामिल हैं, और पंजाब से हमारे 2 मिनिस्टर बाकायदा गिरफ्तार हुए, जेलों में गए, और उसके बाद उनकी ज़मानतें हुई। और इसी तरह बाकी भी वफाक में भी आपको पता ही है, नैब का जो अदारा है उसका सरबराह जिनके हवाले से आज आप कमेंट्स कर रहे हैं, आपको भी पता है कि ये मुश्तरका अपोजिशन के कैंडिडेट थे, और अपोजिशन ने उनको नॉमिनेट किया और हुकूमत ने कंसेंसस से फिर उनको तैनात किया। अदारे की जो सरबराही है और अदारे का जो किरदार है, अगर वो इंस्टीट्यूशनलाइज है और उस कानून से हट के उन्होंने कहीं पे कोई ऐसा कदम उठाया, तो आप उसकी निशानदेही करें। प्री बारगेन जो है उस कानून के अंदर मौजूद है। हाँ, आपने ये एतराफ़ किया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये अमेंडमेंट्स उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पे लाई गई। चौधरी निसार साहब जो थे वो पार्लिमानी लीडर थे PMLN के, और उन्होंने उसको रेजिस्ट किया अपनी जमात के PMLN के। अब देखना ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो आइन और कानून के तहत अगर काम कर रहा है, तो अगर आज आप ये मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के हवाले से क्या कहा, वो सुप्रीम कोर्ट को भी याद करें जिन्होंने जब पनामा केस की इंक्वायरी हो रही थी तो नैब के हवाले से क्या रिमार्क्स दिए थे कि ये एक मुर्दा इदारा बन चुका है, क्योंकि अदारे जो हैं उनके जो सरबराहान हैं वो उस अदारे की इज्जत और तौकीर में इजाफा करने का बायस बनते हैं या उस अदारे की बेतुकीरी। इससे पहले ये अदारा यरगमाल था, सियासतज़दा था और इंतकाम की कार्रवाइयों के लिए एक मनोविंग टूल था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अदारे को, यहाँ खबर आ जाती है, गिरफ्तारी से पहले खबर दे देते हैं। आप हालात को देख लेना, यहीं से तो साजिश की बू आती है सारी अपोजिशन को कि कैसे होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी जगह
आप मुझे समर बताएं कि किसी जगह पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन नैब को या मुतलका अदारे के किसी भी ऑफिसर को कोई हदायत जारी की है या कोई केस, हमने गिरफ्तार करवा दिया। अक्सरियत केसेस जो है समर, अक्सरियत केसेस जो है वो हमारे आने से पहले के अपोजिशन पे हैं, खसूसन पीपल्स पार्टी के हवाले से ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस, फेक अकाउंट केस, ये सारे PMLN के दौर में बने हैं। PTI के दौर में सिर्फ और सिर्फ अदारे आजाद हुए हैं। बहुत शुक्रिया। उनको आइन और कानून के मुताबिक काम करने के लिए एनवायरनमेंट फराहम किया गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फैसल करीम कुंडी साहब और मियां जावेद लतीफ साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत के यौम जमहूरिया के हवाले से कि जो मनाया तो जाता है भारतीय आइन बनने की याद में, लेकिन आज वो सेकुलर जो भारतीय आइन सेकुलर इंडिया की बात करता है, लेकिन आज का इंडिया जो है इंतहा पसंद इंडिया है, दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाला इंडिया है। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो। अब बात हो जाए भारत की कि जिसका यौम जमहूरिया आज दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं, चूँकि वो भारतीय आइन जो 26 जनवरी 1950 को मंजूर हुआ, जिसकी याद में आज यौम जमहूरिया भारत में मनाया जाता है, वो आइन तो भारत के लिए कहता है कि सेकुलर इंडिया होना चाहिए, लेकिन उस आइन के ही बरअक्स आज भारत जो है वो इंतहा पसंदी की एक अमली तस्वीर बना हुआ है और भारत के ऊपर आज इंतहा पसंद RSS का राज है और अक़लियतों की आवाज़ को मुकम्मल दबा दिया गया है, उन्हें दीवार से लगा दिया गया है, बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त भारत के अंदर जुल्म सितम हो रहा है, जिस तरह की तफरीक उनके साथ रवा रखी जा रही है, वो भारत की एक घिनौनी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। यही वजह है कि कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर जुल्म सितम हो या फिर भारत के अंदर अक़लियतों के साथ रवा रखे जाने वाला नारवा सलूक, आज 6 दहाइयों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि भारत के यौम जमहूरिया पर कोई भी इंटरनेशनल लीडर उसमें शिरकत नहीं कर रहा। तमाम इंटरनेशनल लीडर्स ने जिन जिन को दावत दी गई उन्होंने माजरत कर दी। बहाना तो भारत कोविड का बयान कर रहा है, लेकिन असल वजह यही है कि भारत की इस वक्त जो सूरत हाल है उस वजह से कोई भी वहाँ नहीं जाना चाह रहा और होनी तो वहाँ परेड थी, लेकिन आज वहाँ पे किसानों की ट्रैक्टर परेड भारत में हो रही है दिल्ली के अंदर और लाल किला पर भी किसानों ने कब्जा कर लिया है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है चौधरी परवेज़ लोसर साहब ने, चेयरमैन हैं यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन के, और चौधरी साहब ने 3-4 साल से 5 साल से ये जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने अब जाके भारत के हवाले से हकायक सामने लाए हैं कि किस तरह से वो टारगेटेड कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा था यूरोपीय यूनियन के अंदर और UN के प्लेटफॉर्म पे, उसको ये पहले से एक्सपोज करते आए हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। क्विकली, आज जो भारत का यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है, आइन जो सेकुलर इंडिया की बात करता है, लेकिन उसके बरक्स भारत पे आज इंतहा पसंद RSS का राज है, जो भारत की आज तस्वीर दुनिया के सामने नजर आ रही है। आज मैड इंडिया का भी एक बड़ा चल रहा है ट्विटर पे, टॉप ट्रेंड मोदी, अमित शाह और दोवल की तरफ से जो भारत को तबाह कर दिया गया। पड़ोसी ममालिक जो है वहाँ पे भारत की तरफ से एक इंतहा पसंदी को बहुत फ़रोग दिया जा रहा है, अमन व अमान को बड़ा ख़तरा है। क्या कहेंगे आज का जो इंडिया है, बिस्मिल्लाह तस्वीर वहाँ से आ रही है? समर अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अभी ये जो आज का इंडिया है, मैं तो पिछले 20 साल से 26 जनवरी को यौम स्याह मना रहा हूँ और मनाता रहूँगा, लेकिन ये 26 जनवरी जो है ये यौम स्याह नहीं, ये दहशतगर्द यौम स्याह है, ये टेररिस्ट यौम स्याह है। जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा मैड, ये 3 इडियट मैड हैं। ये जो इनकी एक फिल्म थी ना 3 इडियट, वो इनके ऊपर ही थी। ये इकट्ठे आज हुए हैं, लेकिन ये ट्रेलर पहले से चल रहा था। अभी जो 5 अगस्त 2019 से नरेंद्र मोदी तो इंटरनेशनल टेररिस्ट है डिक्लेयर, और इसकी RSS ये बुचर ऑफ गुजरात, अभी ये बुचर ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर भी है। बिल्कुल। अभी हमें या हमारी गवर्नमेंटों को, हमारे फॉरेन ऑफिस को या बाहर बसने वाले पाकिस्तानियों को, हमें भी दुनिया को बताना है कि हम ये जाके केस ले जाते हैं हम कमज़ोर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम तकड़े हैं।
लेकिन कभी कभी हम वकालत करने में कमज़ोरी कर जाते हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में बसने वाले हमारे बहन भाइयों के ऊपर जब से ये जुल्म कर रहे हैं, अभी हमें ये रुकना नहीं है। अभी ये जो EU डिसइंफो लैब ने, मैं तो पिछले 5-6 साल से जिनेवा में, ब्रसल में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, फ्रांस में, दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे इनका चेहरा दिखा रहा हूं, और वो सुरखे जो मेरे आपके और हमारे मुल्क से बागी हैं, जो इनकी पैरोल पर RSS दहशतगर्द के साथ, रा के साथ, इनके साथ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैंने तो आज प्रोग्रामों में अक्सर ये कहता हूं, इन सुर्खों के हमें पासपोर्ट बंद करने चाहिए, ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। ये पासपोर्ट आपका और हमारा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे चौधरी साहब एक और बात बताइएगा, क्योंकि आप यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये NGO है, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क देख रहे हैं आज वहाँ पे यूरोप के अंदर भारत की जो इस वक्त की तस्वीर है, जो असल भारत का रुख सामने आया है दुनिया के सामने, वो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब हो या फिर उससे पहले दीगर चीज़ें, कुलभूषण जाधव की तरफ से जो सबूत सामने आए, जो उसने बयानात दिए किस तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने के लिए पूरी कैंपेन कर रहा है। फिर एक डोजियर आया नवंबर के महीने में, पाकिस्तानी हुकूमत सामने लेकर आई, जिसमें बताया गया कि किस तरह से भारत पूरी एक प्लान के तहत पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाने की साजिश कर रहा था, किस तरह से टेरर फाइनेंसिंग हो रही थी, टेरर ट्रेनिंग हो रही थी। आज यूरोप के अंदर क्या वहाँ पे लोगों की अप्रोच है, किस तरह वो देख रहे हैं भारत को? देखिए, अभी एक चीज़ तो है, जब उनके अपने ही एक कॉम्पिटेंट अदारे EU डिसइंफो लैब ने जब इंडिया का भयानक चेहरा दुनिया के सामने ले आए, तो ये एक चीज़ तो उनको पता चल गया प्रूफ के साथ। अभी EU डिसइंफो लैब ने इनको जो जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ अप्रोच क्या है। अब वहाँ के जो बड़े कैपिटल्स हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के, अब वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या राय है भारत के बारे में? पहले तो मुख्तलिफ थी, जाहिर है। अभी उनकी राय एक तो ये है कि वहाँ की पार्लियामेंटों में उन्होंने, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लॉ ऑफ लैंड को तोड़ा गया है। यूरोपियन यूनियन के अंदर जिनेवा हो, ब्रसल हो, झूठी NGO, झूठे लोग, और ये चेहरा पकड़ा गया। अभी ये वहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट में बात शुरू हो गई है। यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं फाबियो मसीमो कस्टार्डो, जो पाकिस्तान भी आए हुए, वो इटली से ओरिजिन इटालियन है। अभी इस पे हम वो भी कर रहे हैं, लेकिन हमें भी कुछ करना है। बिल्कुल, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी कुछ करना है, फॉरेन ऑफिस को भी कुछ करना है। अभी ये डोसियर नहीं कि फॉरेन ऑफिस टू फॉरेन ऑफिस हमने रख दिए और ये काम तमाम हो गया। इसके अभी मैं आपको बताऊं हम इस पे क्या कर रहे हैं। हम ये डोसियर जो हैं, जिन ममालिक में, मेरी फेडरेशन तकरीबन 18 यूरोपियन ममालिक में है, वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर हमारे फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान और फ्रेंड ऑफ कश्मीर के ग्रुप हैं। हम उन लोगों को ये डोसियर देंगे और 2-3 मुल्कों को दे दिए हैं। वो यूरोपियन अपनी पार्लियामान के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्वेश्चन रेज करेंगे। वहाँ जो उनके हर पार्लियामेंट के अंदर ह्यूमन राइट्स कमेटी है, उसके ऊपर अभी इंडिया का जो ये चेहरा है ये छुपेगा नहीं। और वो लोग जो अभी देखें, मैं आपके प्रोग्राम, अक्सर मैं ये प्रोग्रामों में कह रहा हूँ, जो लोग इनकी पैरोल पे रा के स्पॉन्सर या इनके साथ RSS के साथ काम कर रहे थे, अभी उन लोगों का नाम EU डिसइंफो लैब में आ गया है। अभी ये उन लोगों को मारेंगे, उन लोगों का कत्ल करेंगे और हमारे ऊपर डालेंगे। जैसे कि एक अभी ये कनाडा में करीमा बलोच मारी गई। ठीक है, और अब इसके साथ साथ क्या देख रहे हैं, आपके रिएक्शन क्या आ सकता है यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से अमलन भारत के हवाले से? देखें, अमलन ये है कि इनकी ब्यूरोक्रेसी, इनका फॉरेन ऑफिस, इनकी एम्बेसी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है और ये प्रूफ हैं इनके ऊपर। अभी यूरोपियन को फैट में जो हमें ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम इस चीज़ पे अगर काम करें तो हम इसमें इंडिया को, इसमें फंसता इंडिया है, क्योंकि दैश को देखिए सबूत पूरी हर चीज़ के। दैश जो है ये RSS की पार्टनर है, रा की पार्टनर है, दूसरा अलकायदा इनका पार्टनर है, तालिबान इनके पार्टनर हैं। ये इनका जो सिक्योरिटी एडवाइजर है, 2 हफ्ते पहले वो अफगानिस्तान में बगैर बिन बताए, बगैर प्रोटोकॉल के आता है, इन ग्रुपों को मिलता है और कहता है तैयार हो, पाकिस्तान के अंदर दखलंदाजी करते हैं। ये चीज़ें हमें भी दुनिया को बताना है। पूरी दुनिया में समर अब्बास साहब 70,000 पाकिस्तानी लुकमा अजल बना 10 सालों में, और हमें अगर लोग टेररिस्ट समझते हैं तो हमें अभी उनको बताना है असल टेररिस्ट जो है ये नरेंद्र मोदी और इंडियन सोच है। ये स्पेस स्पॉन्सर, और ये दुनिया में पहला मुल्क है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया में दहशतगर्दी का आगाज जो है ये इंडिया से शुरू हुआ और अभी पूरी दुनिया में दहशतगर्दी वही कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज डोसे साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर जो बात की चौधरी साहब ने कि
पाकिस्तान को एक कंसिस्टेंसी चाहिए अपनी अप्रोच के अंदर। जिस तरह से ये चीज़ें सामने आई हैं, भारत के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने के लिए जो सबूत सामने आए हैं, EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई, जो हम डोजियर लेकर आए सामने, अब इसको हमने तवातर के साथ आगे चीज़ों को प्रोपोगेट करना है और पूरी दुनिया के सामने ये सबूत रखने हैं और दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ना है कि भारत जो पाकिस्तान को फैटफ में ब्लैकलिस्ट में डलवाने के लिए बहुत सरगर्म अमल रहा, वो खुद टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्वस है। अब उस हवाले से भी पाकिस्तान को एक अहम किरदार और एक्टिव रोल प्ले करना होगा। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।